हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओनली में, जहां हम सीरीज में एक बात कर रहे थे विजन आईएएस की पीटी 365 को हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन को। तो आप लोगों के अभी तक के बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग ले चुके हैं। बिकॉज ऑफ द सम रीजंस विजन आईएएस ने कॉपीराइट इशू कर दिया था, जिसकी वजह से हमें इस लेक्चर सीरीज को बीच में ही रोकना पड़ गया। बट बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है, तो इसलिए मैंने फिर से इस लेक्चर सीरीज को रीस्टार्ट किया है। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए कि लेक्चर को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दीजिए, जिससे हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा सकें और कंप्लीट कर सकें। जो भी बचे हुए लेक्चर्स हैं, मेरा यकीन रखिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट करवाऊंगा, एक भी चीज़ छूटेगी नहीं, किसी भी तरीके से मैं छूटने नहीं दूंगा। बिफोर द एग्जामिनेशन के पहले हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। और देखिए ये सारी चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और 8 आई थिंक 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और जी हाँ, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यूनाइटेड नेशन तक ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आईसीसी से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे से पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, G20, G7, ब्रिक्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, कॉमनवेल्थ, ओपीईसी, आर्कटिक काउंसिल, कैरिबियन कम्युनिटी। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें ये सब हम डिस्कस करेंगे और इन सब चीजों के बारे में आज देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना, मैक्सिमम लोगों तक इसको फैलाना है, जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसकी बेनिफिट पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट एनी डिले। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर हमने यूनाइटेड नेशन को देख लिया था, यूएनएससी जो नॉन परमानेंट सीट होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में देखा था, यूएनएचआरसी के बारे में देखा था। देन आफ्टर दैट हमने देखा था यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था, और इसके बाद यूएन हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं और आप लोगों से एक फीडबैक टाइप का लेना चाहता हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हम कौन कौन सी सीरीज को ऑनगोइंग रखें, चालू रखें, तो आप वो हमको बताइए। जैसे पीटी 365 विजन आईएएस की हम कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को पीटी 365 इनसाइट आईएएस की भी चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उसकी भी पीटी 365 लाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें विजन आईएएस में दी रहती हैं लेकिन इनसाइट में नहीं दी रहती, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो इनसाइट के अंदर कवर रहती हैं लेकिन विजन उसे कवर नहीं कर पाता है। तो अगर आप दोनों को लेके चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% सारी चीजों को कवर कर लेंगे। और इनसाइट जो है मेनली ज्यादातर मुझे ऐसा देखने को मिला है प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इनसाइट का भी स्टार्ट करने का। और बहुत सारे लेक्चर्स लिए भी गए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में आप एक बार चैनल को विजिट करिए, पूरी तरीके से खंगाल लीजिए क्या क्या चीजें हमने पढ़ा के रखी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो हम शुरू कर सकते हैं। साथ में डेली एमसीक्यू का एक सेशन हम रख सकते हैं, लेकिन डेली एमसीक्यू में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था, बीच में स्टार्ट किया था। लेकिन हम मंथली एमसीक्यू जरूर करेंगे। उसके अंदर हम इनसाइट आईएएस की जो आरटीएम सीरीज है, रिवीजन थ्रू एमसीक्यू, तो वो मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का। तो वो मैं आप लोगों को जरूर लेके आऊंगा। पिछले 6 महीनों के जो करंट अफेयर्स हैं उसको विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं सारी पीडीएफ पीपीटी को शेयर करता हूँ, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। काफी टाइम हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए ICJ, International Court of Justice, in its report found that Pakistan has violated its obligation Vienna Convention। तो ICJ ने रिपोर्ट में क्या पाया कि पाकिस्तान जो है वीना कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको वायलेट कर रहा है, ऑब्लिगेशन, इन केस ऑफ इंडियन नेशनल कुलभूषण जाधव के केस में। तो सबसे पहले हम तीनों का कंपैरिजन देखने से पहले ICC, ICJ और PAC, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन तीनों का कंपैरिजन देखने के पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले ये कि वीना कन्वेंशन क्या है और उसके अंदर क्या चीजें निकल के आती है। जनरली आपसे पूछा जाएगा वीना कन्वेंशन क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये का क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रीलिम्स के अंदर, या फिर आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाए। और प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कब साइन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए वीना कन्वेंशन काउंसिल रिलेशन 1963 का ये है डॉक्यूमेंट, 1963। सन याद हो गया आपको। Then it defined guidelines of consular relation between the independent country। किस तरीके से
दो इंडिपेंडेंट कंट्री आपस में रिलेशन जो है मेंटेन करके रखेंगी, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नॉर्मली जैसे एम्बेसी किस तरीके से डिफरेंट कंट्री के अंदर से, हमारी इंडिया की एम्बेसी जो है अलग अलग कंट्री के अंदर है, तो ऐसा तो नहीं है अगर कल को लड़ाई हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ की जो एम्बेसडर है उनको आप मार दीजिए या कुछ इस तरीके से कर दीजिए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मेन काउंसिल, फर्दरिंग कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री, किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप रहेंगे, कमर्शियल इकोनॉमिक ये सारे रिलेशनशिप रहेंगे, उस सारी चीजों को देखा जाएगा। साथ में दे आर अफोर्डेड मोस्ट ऑफ द सेम प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग वेरिएशन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कॉल्ड काउंसलर इम्यूनिटी, बट दीज प्रोटेक्शन आर नॉट एज एक्सटेंसिव। तो कुछ चीजें ऐसा एक्सटेंसिव नहीं रहती हैं, तो वो सारी चीजें भी दी गई हैं इसके अंदर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 का ही है। देखिए वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन और वीना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशन, ये दो रिलेशन है, याद रखना होगा। एक काउंसुलर रिलेशन जिसमें दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, कमर्शियल और इकोनॉमिक रिलेशन आ जाता है, साथ में प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैन, और सेकंड नंबर पे आ जाता है वीना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन, किस तरीके से एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। तो याद रखना है इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी 1961 के अंदर, जो फ्रेमवर्क दिया जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट कंट्रीज, किस तरीके से मेंटेन करेगा, कुछ सारी चीजें लीगल बेसिस में होंगी। इंडिया इज अ पार्टी ऑफ बोथ टाइप ऑफ कन्वेंशन, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि क्या इंडिया दोनों का पार्ट है, वीना कन्वेंशन का पार्ट है, तो यस इंडिया वीना कन्वेंशन का पार्ट है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वीना कन्वेंशन और काउंसिल रिलेशन 1963 का पार्ट है क्या इंडिया, यस। 1961 डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का पार्ट है इंडिया, तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, तो आप लोगों को क्लियर होता चलेगा। देखिए इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, आपको याद रखना है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1946 में, सबसे पहले इससे ही स्टैब्लिश किया गया था। इसके पहले एक 1899 में आर्बिट्रेशन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चलता था 1899 में, क्लियर, इसको स्टैब्लिश किया गया था। 2002 में अभी इंटरनेशनल कोर्ट को, क्रिमिनल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यूएन के रिलेशनशिप आईसीजे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है आईसीजे, ये है आईसीसी, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए, क्लियर। अब देखिए यूएन के साथ क्या रिलेशन है, लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ, द होग नीदरलैंड पीस पैलेस, द होग नीदरलैंड पीस पैलेस, द होग नीदरलैंड, तीनों का सेम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, तीनों का हेडक्वार्टर सेम जगह पे है, क्लियर। देन यूएन के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ऑफिशियल कोर्ट ऑफ द यूएन कॉमनली रेफर टू एज वर्ल्ड कोर्ट, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, ऑफिशियल कोर्ट है, किसका कोर्ट है, ऑफिशियल कोर्ट, यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल कोर्ट है, क्लियर। इंडिपेंडेंट की बात करता हूं मैं, आईसीसी की बात करता हूं, तो आईसीसी क्रिमिनल रिलेटेड मैटर को देखता है, और जनरली ये इंडिपेंडेंट है, किसी यूनाइटेड नेशन वगैरह का पार्ट नहीं है, किसी एक्शन का पार्ट नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ केसेस जो यूनाइटेड नेशन रेफर करता है चीज से देख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन में बद के काम कर रहा है। पीसीए तो आपको पता ही होगा इंडिपेंडेंट है, द ऑर्गेनाइजेशन नॉट यूनाइटेड नेशन एजेंसी बट अ पीसी इज ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर है बस, तो आपको पता होना चाहिए। जुरिडिक्शन की अगर हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, यूएन मेंबर स्टेट है, यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ आईसीसी के, तो इंडिविजुअल जा सकते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स जा सकते हैं, इट मेंबर्स, इस पीसीए के अंदर इसके मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पार्टीज वगैरह सभी इसके अंदर जा सकते हैं। ये सारी चीजें थी। किस तरीके से केसेस जाते हैं, तो आईसीसी का तो आपको जनरली पता ही होगा, क्रिमिनल रिलेटेड केसेस जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ केसेस, किस तरीके से टाइप्स ऑफ केसेस आईसीजे के अंदर जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, तो कंटिन्यूस बिटवीन पार्टीज और एडवाइजरी ओपिनियन, कुछ अगर आपको एडवाइस लेना है या फिर समथिंग किसी दो के बीच में कुछ ऐसा डिस्प्यूट निकल के आ गया है, तो वहां पे ऐसे केसेस में हम यहाँ पे आईसीजे में प्रेफर करते हैं। यहाँ पे ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह अगर कुछ होता है आर्बिट्रल, तो वहां पे हम पहुंच जाते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, क्लियर। कुछ सब्जेक्ट्स मैटर है, जैसे कि अब देखिए, अब हम आईसीजे में क्यों गए, आईसीसी में क्यों नहीं गए, क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आईसीसी में क्या कौन से मैटर होते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर हो गया, क्राइम हो गया, क्राइम ऑफ एग्रेशन हो गया, जीनोसाइड हो गया, ऐसे मैटर जाते हैं। टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री, सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रेड में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती, तो हम जाते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। क्लियर हो रहा है पॉइंट, चलिए
अब हम बात करते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी बाउंड्री डिस्प्यूट अगर निकल के आता है, अगर सॉवरेनिटी की बात निकल के आती है, मैरीटाइम डिस्प्यूट निकल के आता है, ट्रेड के लिए डिस्प्यूट निकल के आता है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिस्प्यूट निकल के आता है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, ट्रीटी वायलेशन की बात होती है, अगर ट्रीटी इंटरप्रिटेशन और इसी तरीके की बात होती है तो हम यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से हम क्यों गए हैं कुलभूषण जाधव जी की केस में, क्योंकि वहां पे ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है, इसलिए हम वहां पे आईसीजे के अंदर गए हैं। क्लियर हो गया? आपको समझना है कि हम उसके पीछे का रीजन क्या है। सिर्फ पढ़ लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, रीजन को समझना इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों की मैं कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर एक बार अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो चीजें आपको बिल्कुल भूलेगी नहीं। कभी भी अगर कुलभूषण जाधव केस का बात की जा रही हो, आईसीजे में क्यों गए, आईसीसी में क्यों नहीं गए, कैसा मैटर था, आखिर किस चीज के लिए हम गए हैं, तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ऑथोराइजिंग लीगल मैकेनिज्म यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्टेट यूनियन चार्टर से विकम से यूनियन चार्टर का मेंबर था आर्टिकल 93 के अंदर। ये सारी चीजें देखें तो ये रटने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है वो मैं बता दूंगा कि ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है। यहाँ पे बस जनरली बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा उसे रेटिफाइड किया गया था, तो वो सिंपल सी बात है। क्लियर? रोम स्टेटस के अंदर इंडिया हैज नॉट साइन इन द रोम स्टेटूट, तो रोम स्टेटस जो है इंडिया ने साइन नहीं किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। प्रोसीजर और आउटलाइन होप कन्वेंशन 1899 के अंदर जो साइन हुआ था उसके तहत ये चीज चल रही है। अपील्स की अगर मैं बात करता हूं, आईसीजे डिसीजन इन द कंटिन्यूअस केस बाइंडिंग अपॉन द पार्टी, जो इसकी पार्टीज है वो उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या आईसीजे के डिसीजन उनके मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है या नहीं होता है, तो यस इट इज बाइंडिंग इन मेंबर। तो मेंबर्स के ऊपर ये क्या होता है, बाइंडिंग होता है। तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंबर हैं, सारी चीजें डिसीजन अपॉन द इन्फोर्समेंट रहता है। अपील चैम्बर आर्टिकल 80 ऑफ द रोम स्टेटूट, ये रोम स्टेटस के तहत बना है, इंडिया इसका साइन नहीं किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अलाउ द रिटेंशन ऑफ एक्विटेशन डिटेंशन पेंडिंग अपील, जो है इस तरीके से अपील्स में आ जाती है। देन the decision of the PG are binding on the parties and there is no mechanism for appeal, अपील का कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसका जो डिसीजन है वो पार्टीज में बाइंडिंग है। अगर किसी ने इस कन्वेंशन को, होप कन्वेंशन को साइन किया है 1899 के, उसको है, तो अगर इसमें कोर्ट में जाते हैं कोई भी दो मेंबर कंट्रीज, तो इसके जो इसका जो डिसीजन है इनके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब हम बात करते हैं 8.3, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? CTBTO, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर इंडिया हैज इनवाइटेड टू ज्वाइन, तो इंडिया को इनवाइट किया गया है इसको ज्वाइन करने के लिए। दैट मीन्स इंडिया इसका पार्ट नहीं है। यहीं से आपने कॉन्सेप्ट लगा लिया, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये क्या है? न्यूक्लियर टेस्ट की जो आप करते हैं उसको बैन करने की बात कर रही है, की जा रही है इसके तहत, कि आप न्यूक्लियर टेस्ट को, न्यूक्लियर जो है टेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए इंडिया को यहाँ पे बुलाया गया है कि आप इसको साइन करिए कि फर्दर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे। मल्टीलेटरल ट्रीटी है, बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस की वजह से जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते थे इसको बैन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है, सिंस the time it was open for the signature, India did not support the treaty based on its discriminatory nature। इसका discriminatory nature की मैं बात कर लेता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए, पर मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझाता हूँ कि देखिए क्या होता था। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, हैव और हैव नॉट। अब जब ये ट्रीटी साइन की गई थी तो उस टाइम पे क्या था, कुछ लोगों के पास न्यूक्लियर टेस्ट था जिन्होंने पहले से ही एक्सप्लोजन वगैरह अपना एक्सपेरिमेंट करके रखे हुए थे, टेस्ट वगैरह करके रखे हुए थे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिनके पास, जिनको करना था, जिन्होंने नहीं किया था। तो अब अगर ये साइन कर लेते तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जिन्होंने पहले से ही कर चुके हैं वो अपने डिस्ट्रॉय कर दें, वो अपना हटा दे। तो इनके लिए तो था, तो इनके पास तो हमेशा से रहता है, लेकिन ये कभी नहीं कर पाते। अगर ये ट्रीटी को साइन कर लेते तो जिनके पास जिनके पास नहीं था वो कभी नहीं कर पाते, जिनके पास था तो उनके पास तो ऑलरेडी था, तो कर सकता है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते थे कि एक डिस्क्रिमिनेशन वाला चीजें निकल के आ रही थी, क्या हैव और हैव नॉट, किसी के पास है और किसी के पास नहीं। तो ट्रीटी दो तरीके से चल रही थे, हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट। तो ये आपको याद रखना था। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं छोटी छोटी कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे,
कि इट अडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1966। तो 1966 में इसे यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। सो फॉर 184 कंट्रीज हैव साइन द ट्रीटी। अभी तक 184 कंट्रीज ने इसको साइन किया, जिसमें से 184 कंट्रीज में से 168 कंट्रीज ने रेटिफाई भी कर दिया है। देखिए, साइन एंड रेटिफाई दोनों अलग अलग चीजें होती है। मैं आपको समझा देता हूँ। साइन और रेटिफाइड में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। साइन मतलब आप लोगों ने एग्रीमेंट में साइन कर लिया, लेकिन रेटिफाइड मत करना मतलब आपने उसके ऊपर अपने ऐसा कह लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर अपने, या फिर जहां से भी लॉ बनते हैं, जिस कंट्री के अलग अलग तरीके हैं लॉ बनाने के, तो वहां से वो पास करवा के आपने लॉ बना लिया, तो उससे कहते हैं रेटिफाइड करवाना। सिंपल सी चीजों में तो 184 कंट्रीज जो है साइन कर चुके हैं ट्रीटी को, जिसमें से 168 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई भी किया हुआ है, जिसमें से मोस्ट रिसेंटली जो है वहां पे घाना है 2011 में। इट विल कम इनटू द फोर्स व्हेन ऑल द 44 कंट्रीज विच पोसेस द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रिसर्च रिएक्टर एग्री टू साइन एंड रेटिफाई इट। ये फोर्स में तब आया जब सभी के सभी जो 44 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की रिसर्च और रिएक्टर सारी चीजें, उन्होंने साइन किया और रेटिफाई किया। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जो सबसे बड़ी चीज है इसमें, कि इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, ये तीनों जो देश हैं, यहाँ पे दो तो समझना है, समझ में आता है इंडिया और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक थोड़ा थोड़ा कंट्री हैं। मतलब इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, इंडिया पाकिस्तान को भी अब कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री। तो लेकिन नॉर्थ कोरिया थोड़ा सा एक हमें ऐसा कह सकते हैं थ्रेटनिंग है। तो इन्होंने साइन नहीं किया है अभी तक, नॉट रेटिफाइड, नॉट ट्रीटी को साइन भी नहीं किया है, ना साइन किया है ना रेटिफाई किया है। चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट हैव साइन बट नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी। चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, ये सभी कंट्री जो है साइन कर चुके हैं पर रेटिफाइड नहीं किए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब इसमें ऑप्शनलाइज ट्रीटी और मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, प्रिपरेशनली कमीशन ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। देन इसके बाद क्या सारी चीज़, वो छोटी छोटी चीज़ें इसमें अंदर दी गई, जैसे कि मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, किस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाए, किस तरीके से इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम देखे। अब देखिए, सिंपली आपने साइन तो कर दिया, लेकिन उसका मॉनिटर कौन करेगा, पता चला कोई कर लिए, क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर निकल के आती हैं कि आप किस तरीके से इसके ऊपर नजर रखेंगे, किस तरीके से इसको वेरिफिकेशन करेंगे। तो IMS क्या है, अ ग्लोबल नेटवर्क सेंसर टू डिटेक्ट अ पॉसिबल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कहीं पे ऐसा तो नहीं पॉसिबल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा, साइन करने के बाद भी कंट्री कर रही है, तो ये सारी चीजें ये लोग देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल डेटा सेंटर वो सारी चीजें डेटा रखेंगे, सारी एक एक पॉइंट से रिलेटेड एक एक डेटा को वहां पर रखा जाएगा। ऑन साइट एक्सपेंशन, जहाँ पे साइट में एक्सपेंशन मतलब कहीं पे अगर एक्सप्लोजन हो रहा है, कुछ इस तरीके से चीजें हो रही, तो वहां पे इंस्पेक्शन करेगा, ये चीज देखेगा। क्वेश्चन अराइज होता है मेंस के अंदर, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके, कि व्हाई इंडिया हैज नॉट ज्वाइन CTBT एंड रेटिफाइड। तो इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, कहना है, इसको मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। CTBT divides the world permanently into the nuclear haves and have not। जो एक है जिनके पास चीजें हैं और जिनके पास चीजें नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। नो टाइम फ्रेम मेंशन, कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया गया है डिसमेंटल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स को, कि जो जैसे सपोज किसी कंट्री के पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन है, तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के जो एंड इज साइलेंट ऑन द कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अब ये वर्ड को समझना पड़ेगा आपको, और आंसर राइटिंग के अंदर आप ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इस तरीके के वर्ड को जरूर मेंशन करिएगा कि क्या होते हैं, कि जनरल सी चीजें हैं, आपको मैं समझाना चाहूंगा। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब है कि सिंपल सी जो न्यूक्लियर वेपन्स पहले से हैं उसको आप खत्म कैसे करेंगे। ये कभी इन सारी चीजों में आपको मेंशन ही नहीं किया कि जिसके पास है वो है, लेकिन वो जिसके पास नहीं है वो नहीं बनाएगा, तो ये कौन सी बात होगी। तो एक तरीके से आपने तो बिल्कुल ही बहुत अलग थलग बातें कर दी, बिल्कुल नॉनसेंस जैसी चीजें कर दी। तो इस तरीके से इंडिया ने इसको जो है ज्वाइन नहीं किया, इसलिए डज नॉट एड्रेस इंडियन सिक्योरिटी का, इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको नहीं। जैसे इंडिया फेसेस थ्रेट फ्रॉम द होस्टाइल नेबरहुड, चाइना से जो है एक प्रॉब्लम है, जिससे चाइना के पास एक
न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और चाइना से हम कैसे डील करेंगे, वो चीज नहीं मेंशन करी यहाँ पे। वुड हिंडर इंडिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर द साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड एनर्जी नीड गिवन द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लीन एनर्जी। तो इन सारी चीजों के बारे में इसके अंदर डिस्कस नहीं किया गया है, तो हम कैसे क्लीन एनर्जी उन सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे न्यूक्लियर की मदद से, उन सारी चीजों को बारे में भी डील नहीं किया गया है। कुछ इसके अंदर और भी इनिशिएटिव है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी 2017, तो इसको देख लेते हैं हम फटाफट। न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी 2017 इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट टू हैव नेगोशिएटेड इन द 20 ईयर एंड इट इज नॉट इन फोर्स एट। अभी तक ये फोर्स में नहीं है, तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके से चीजों को। पर हाँ, कहीं कहीं आप मेंस आंसर राइटिंग वगैरह मेंशन कर सकते हैं। इंडियन और द न्यूक्लियर आर्म नेशन जैसे कि यूएस हो गया, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएशन। तो मेजर जो कंट्रीज थे उन्होंने तो पार्टिसिपेशन ही नहीं किया है इसके अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें बिल्कुल रटे जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि नहीं एक एक जो चीजें दी हमको सब कुछ याद करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको निकालना पड़ता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इज फॉर्म इन 1979 में कॉन्फ्रेंस बना था, सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट बॉडी थे। इंडिया इज वन ऑफ द 65 मेंबर इसमें से था। एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की जो ट्रीटी थी 1968 में साइन की गई थी। इट ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट द, ये देखिए अलग है, ये अलग है, और जो अभी हमने डिस्कस किया वो अलग है, ठीक है। ये अभी आपको समझना है। स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी टू प्रमोट द कॉपरेशन ऑफ द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फर्दर द गोल अचीविंग द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जनरल कंप्लीट एंड डिसआर्मामेंट। तो इस तरीके से चीजों को बताया गया कि किस तरीके से हम न्यूक्लियर का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, लेकिन किस पर्पज से करेंगे, पीसफुल पर्पज से, एनर्जी को बढ़ाने की पर्पज से करेंगे, ना कि ऐसा कि डिस्ट्रक्शन पर्पज से। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड साउथ सुडान आर नॉट पार्टीज टू दिस। इस पार्टी का, ट्रीटी का पार्टी नहीं है इंडिया, तो ये आपको याद रखना होगा। एनपीटी का भी इंडिया पार्ट नहीं है। G20 की बात करते हैं, हमारा निकल के आ जाता है G20। तो देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। द 14th G20 समिट वॉज रिसेंटली हेल्ड इन ओसाका। तो अभी 14th G20 समिट जो है कहाँ पे समिट हुआ है? G20 समिट ओसाका के अंदर, याद रखिएगा। ओसाका मतलब जापान के अंदर है ये। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये साउथ कोरिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये चाइना हो गया, ये यहाँ पे जापान है, तो है ना। तो ये इंडोनेशिया वगैरह हो गया, तो ये इंडिया हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे। The 20 ग्रुप इज यूरोपियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ 28 मेंबर कंट्रीज। G20 रिस्पॉन्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ क्या रिप्रेजेंट करता है G20, क्वेश्चन अगर अराइज हो जाता है या फिर आप कभी आंसर राइटिंग के अंदर लिखना चाहते हो तो इन सारी चीजों को हम मेंशन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं बहुत, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वर्ल्ड से कितना कार्बन इमिशन होता है। तो 79% जो कार्बन इमिशन होता है ये G20 कंट्रीज के द्वारा ही किया जाता है। 84% ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी G20 कंट्रीब्यूट करती है। साथ में वर्ल्ड का जो ट्रेड है 79% यहाँ से ट्रेड होता है G20 के द्वारा। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 65% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है G20 कंट्रीज। तो ये आपको याद रखना है। देन अब अगर हम ग्रुप की बात कर लेते हैं G20 की, तो छोटी छोटी चीजें, इंटरनेशनल फोरम है 19 कंट्रीज का, और यूरोपियन यूनियन देखिए 19 + 1, याद रखिएगा 19 कंट्रीज हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। 28 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के अंदर है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। G20 जो फर्स्ट G20 समिट हुआ था कहाँ हुआ था? बर्लिन के अंदर हुआ था। ये आप जब भी CAPF, EPFO इस तरीके से एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे बैंकिंग से एग्जामिनेशन और ग्रेड B CDS के एग्जामिनेशन, वहां पे सारी चीजें पूछी जाती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक होलिस्टिक वे में तैयारी करिए, सारी चीजों को भी याद करते चलिए। 1999 में पहला जी समिट हुआ था। फाइनेंशियल मिनिस्टर जर्मनी के स्टार्ट किया था। इट फॉर्म इन 1999, डिस्कस द पॉलिसीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 1997-1998। उसके बाद G20 का फॉर्मेशन की गई थी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि G20 क्यों फॉर्म हुआ था, इसके पीछे का रीजन क्या था? फाइनेंशियल क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997 एंड 1998 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद से 1999 में कुछ इस तरीके से चीजें बनाई गई थी। देखिए अभी चल रहा है पेंडेमिक का टाइम, ऐसा क्राइसिस का टाइम अभी भी चल रहा है। तो अब आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, जब भी आंसर आए तो आप सोचिए एक
आगे का एक फर्दर और एक स्टेप सोचिए कि मे भी ऐसा लिख सकते हैं कि जिस तरीके से G20 फॉर्म हुआ था, G7 फॉर्म हुआ था, कि अगर कुछ क्राइसिस आ गई थी जिसकी वजह से, तो आज भी ऐसी कंडीशन है, तो मे भी पॉसिबल कि इसके बाद हम मिल के और कुछ एक बहुत बड़े स्तर पे जो हेल्थ के लिए और इकोनॉमी के लिए, इन दो चीजों के लिए वर्क करें और किस तरीके से आगे बढ़ें, हम इसके लिए लिख सकते हैं एक वे फॉरवर्ड के अंदर। Its agenda was expanded since 2008, including the head of the government, head of state, as well as the financial minister or and foreign minister. There are no formal criteria of G20 membership. Composition of the group remain unchanged since it established. तो composition वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ था, जैसा बना था वैसे ही बना है। अब पहली बार इंडिया ने कब होस्ट किया था G20 समिट जो है, आप याद रखेंगे, होस्ट करेगा मतलब 2022 में लिखा गया। देखिए क्या होता है होस्ट करता है, तो वो चीज हम देखेंगे फिर जब भी आएगा। तो ओसाका ट्रेक की अगर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, इट इज अ प्रपोजल बाय जापान दैट सीक्स टू रिमूवल ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ डेटा लोकलाइजेशन। जो डेटा लोकलाइजेशन है उसको रिमूवर करने की बात की जा रही है। एंड आर्ग्यूज ए नेशन to negotiate rules on data flow, cloud computing among the other. India, South Africa and Indonesia have boycotted the Osaka trek on the digital economy. इन्होंने बात की थी, इन्होंने इस तरीके से बात की कि आप क्या करिए, आप इस तरीके से डिजिटली प्लेटफॉर्म बनाइए और क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको पता होगा तो जनरली क्या होता है, क्लाउड शेयरिंग होता है। अगर आप घर बैठे बैठे यहीं से चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और बाहर से तो चीज़ें जो शेयर होती रहेंगी, तो वो क्लाउड कंप्यूटर में आप नेशन बाउंड्री मत रखिए, डेटा लोकलाइजेशन मत करिए, लोकल डेटा मत रखिए। मतलब एक तरीके से इंडिया है तो इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर ये रखा जाए, ऐसा नहीं करिए। तो बाहर भी शेयर करते रहिए, ये सारी चीज़ इसके अंदर बात की जा रही है। तो ये इंडिया ने इसको मना कर दिया है। The 2019 G20 summit in Osaka discussed 8 themes which are crucial to ensure the global sustainable development. ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 8 थीमें थी जो डिस्कस की गई हैं। दैट आर कौन कौन सी हैं? ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट एंड हेल्थ। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, आठों की आठों नाम याद कर लीजिए, फटाक से याद कर लीजिए। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं G7 के बारे में, और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं G20, G6, G5, G4 और यहाँ पे G77। तो ये क्या है एक बार फटाफट हम नजर मान लेंगे, उसके बाद कुछ दो एक आर्टिकल हमारे और बचे हुए हैं, तो देखें कितना आज हो पाता है हमसे डिस्कस। तो G7 कंट्रीज के बारे में हम फटाफट देख लेते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली इनवाइटेड अ स्पेशल गेस्ट फॉर द अटेंडिंग द 45th ग्रुप ऑफ द G7 समिट इन फ्रांस। तो फ्रांस में होने वाला था, जो कि अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा वो हो गया, तो अब हालांकि हो चुका, तो अभी हम इसके बारे में जब करंट आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 1975 में फॉर्म हुआ था। मेंबर इसके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। याद कर लीजिए, सभी के सभी G7 कंट्रीज के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से इसमें स्टेट्स हैं। और याद रखिएगा रशिया जो है इसका मेंबर है। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन अभी इसको G8 से हटा दिया गया था। पहले रशिया मेंबर हुआ करता था, लेकिन इसको फिर हटा दिया गया था, जिससे ये G7 बन गया। तो ये आपको रखना है, एक्सपेल कर दिया गया 2014 में एनेक्सेशन में। अभी से इनवाइट किया गया फिर से उसका मेंबर के लिए, ठीक है। तो G7 नेशन मीट द एनुअल समिट ऑफ प्रिसाइडिंग लीडर्स ऑफ द मेंबर, अलग अलग जगह से मिलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। हेडक्वार्टर बनाया गया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज, तो ये आपको याद रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेनली G5 से स्टार्ट करते हैं, G4 से चलिए स्टार्ट करते हैं। G4 क्या है? द नेशन कॉम्प्राइजिंग ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। याद रखिएगा, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, BGIJ, BG ऐसा याद कर लीजिए, BG, ठीक है। तो बी ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान आर द 4 कंट्रीज विच सपोर्ट द अदर्स बिड्स टू द परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आपसे पूछा जाए G4 क्या है और कौन सी कंट्रीज हैं, तो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान याद रहेगा। ये लोग क्यों ऐसा कंट्री बनाए हैं? ये इसलिए बनाए हैं कि परमानेंट सीट चाहते हैं। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC के अंदर परमानेंट सीट चाहते हैं। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ऐड करिए। टोटल 5 परमानेंट सीट हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट सीट्स हैं, ये हम सबको पता है। तो अब उसमें ये बढ़ावा चाहते हैं, इसलिए इसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। G5 की ओर मूव करते हैं। ग्रुप ऑफ द 5 नेशन विच कैम टुगेदर फॉर द ग्लोबल लेवल कोऑपरेशन विच इज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल नेचर। तो यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेचर दोनों हैं। 1974 में फॉर्म हुआ था। 21st सेंचुरी 2005 में इसके अंदर इंडिया, चाइना, ब्राजील, मैक्सिको,
साउथ अफ्रीका 1 2 3 4 5 पांच कंट्रीज ये है, उस टाइम पे ये कंट्रीज हुआ करती थी। तो ये आप देख सकते हैं इसका पर्पस क्या है, G5 क्यों क्रिएट किया गया था। तो 1974 का जो था G5 ओरिजिनली रिफर टू इज इनफॉर्मल फॉर्मल कंप्राइज ऑफ द वर्ल्ड 5 मोस्ट एडवांस इकोनॉमिक, इसलिए इसको साथ में आई थी, तो ये था। और ऐसा कुछ खास नहीं था, करंट स्टेटस से देखें तो बिल्कुल कोई रूल है नहीं इतना खास। Since 2005, G5 Forum है the world largest emerging economy which are playing an active role in rapidly changing international order। तो रैपिडली रोल प्ले कर रहा है, तो वो देखेंगे अभी हम। लेकिन G7 अभी की फैक्टर बना हुआ है। G6 की बात कर लेते हैं। अनऑफिशियल फोरम ब्रिंग टुगेदर हेड ऑफ द वर्ल्ड 6 रिचेस्ट इकोनॉमीज को एक साथ लेके आया गया है। रिचेस्ट इकोनॉमी के अंदर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। अब मे भी ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो सकती हैं, क्योंकि अब इंडिया भी यहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमी निकल के आ रहा है, चाइना आ रहा है, तो इनका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अब देखेंगे इसके ऊपर मे भी क्वेश्चन ना आए इस तरीके से। तो इनफॉर्मल डिस्कशन फॉरम है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। G7 जो है नो लॉन्गर एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ इट इन्वॉल्व इन द ग्रुप ऑफ द G7 बन गया है। तो G7 अभी बन चुका है लार्जेस्ट, अब फिर G8 बना था, फिर ये फिर से G7 बन गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो G6 आपको याद नहीं रखना है, G7 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। G20 तो अभी हमने डिस्कस ही किया, तो आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन सभी मेंबर्स के नाम जरूर आपको याद होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू IMF डाटा, G20 रिप्रेजेंट 80% ऑफ ग्लोबल GDP। तो ग्लोबल GDP का 80% रिप्रेजेंट करता है G20 कंट्री। ये सारे मेंबर्स हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्या है कैसा। G77 जो है बिल्कुल ही बहुत सारे डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, नेशन है, उन सभी को एक साथ लेके आ गया है। तो G77 तो जनरल चीजें हैं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो मैंने बताया वही वही चीजें आप याद करेंगे। अब हम देखते हैं 8.6 दैट इज द ब्रिक्स। क्या है ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में देखेंगे, फिर हम SCO के बारे में देखेंगे। चलिए, वैसे हाफ एन आवर हो चुका है, तो अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट आगे के जो भी बचे हुए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही ख़त्म करने की, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप समझ सकते होंगे, है ना। तो हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी इंपॉर्टेंट नई चीज़ें आई हैं, और जरूर से आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में मंथली करंट अफेयर्स हम शुरू करने वाले हैं, तो उसको भी आपको जरूर से देखना है। डेली करंट अफेयर्स द हिंदू एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स की मदद से हम स्टार्ट करते हैं, तो उसको आप जरूर से देखिए। चलिए, यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।